हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई एक क्लास रहेगी और जो सब्जेक्ट कोड रहेगा VPAG 174, ये सब्जेक्ट कोड रहेगा। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ये क्लास रहने वाली है। जो विषय का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सतत विकास। इस कक्षा के अंदर, इस क्लास के अंदर हम सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़े हुए प्रश्नों को समझेंगे और उन प्रश्नों पे हमारा मुख्य फोकस होगा जो कई बार इस एग्जाम के अंदर पहले आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला जो प्रश्न है, सतत विकास का अर्थ और प्रकृति, मीनिंग एंड नेचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसका क्या मतलब होता है, क्या नेचर होता है, उसको हमें समझना है। सतत विकास वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भविष्य की पीढ़ियों की क्षमता से समझौता किए बिना पूरा किया जाता है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? पॉइंट समझ में आया कि ये वह विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ी से आवश्यकताओं को देखा जाता है और भविष्य की पीढ़ियों की क्षमता से समझौता किए बिना उनको पूरा किया जाता है। मतलब ऐसी उन पॉइंट के ऊपर, उन चीजों के ऊपर कम प्रेशर डाला जाता है जो भविष्य में खत्म हो सकती हैं। जैसे प्रकृति के अंदर हमें बहुत सारी चीजें प्रकृति से मिलती हैं, तो इसमें विकास तो किया जाता है, वर्तमान पीढ़ी का विकास को हो रहा है, मतलब इतना ज्यादा प्रेशर उन प्रकृति की देन के ऊपर नहीं किया जा रहा जिससे क्या हो कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो परेशान हो जाए, उनको वो प्रकृति का जो बेनिफिट है वो ना मिल पाए। समझ में आई आपको बात? इसकी प्रकृति गतिशीलता और समन्वय पर आधारित है। ये आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाता है। मतलब ये जो पॉइंट है जिसमें आर्थिक वृद्धि हो, सामाजिक न्याय हो और पर्यावरण संरक्षण भी हो, उसमें क्या करता है, एक संतुलन बनाता है। ठीक है, कि ये सारी चीजें एक साथ बेहतर तौर पर चल पाए। ठीक है, इसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना है ताकि पृथ्वी की पारिस्थितिकीय अखंडता बनी रहे। अब देखो, लास्ट में वो पॉइंट आ गया जो मैं आपको समझा रहा था कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि संसाधन हमें कोई मिल रहे हैं प्रकृति से तो हम उनको मनचाहे ढंग से इस्तेमाल करें और उनको खत्म करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों तक वो संसाधन बरकरार रखे जाए। ठीक है, अगले प्रश्न पर अब हम आते हैं। पहले इसकी कुछ लाइन है वो भी देख लेते हैं। ये केवल पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि ये गरीबी उन्मूलन, सामाजिक समरसता और दीर्घकालिक आर्थिक योजना का एक व्यापक दृष्टिकोण है। अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है, सतत विकास के सामाजिक आयाम, सोशल डायमेंशंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको हमें समझना है। तो सतत विकास का सामाजिक आयाम इस बात पर जोर देता है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। मतलब जो विकास हो रहा है वो किसी एक पर्टिकुलर वर्ग पे, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पे, एक पर्टिकुलर एक जगह पर ना रह करके क्या होना चाहिए, उसका हर समाज तक उसकी पहुंच होनी चाहिए। इसमें गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य सेवाएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता और मानव अधिकारों की रक्षा शामिल है। और ये सबके लिए होना चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर ग्रुप के लिए नहीं होना चाहिए। आगे हम देखते हैं, सामाजिक स्थिरता तब तक संभव नहीं है जब तक समाज में अमीरी गरीबी की खाई और भेदभाव को समाप्त ना किया जाए। यह तो बहुत अच्छा पॉइंट है। ये आयाम समुदायों की संस्कृति पहचान को बनाए रखने, जन सहभागिता को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए एक समान तथा न्याय संगत जीवन स्तर सुनिश्चित करने की वकालत करता है। अब समझ में आया? ये जो क्वेश्चन है, ये जो चीज है, सतत विकास की सामाजिक आयाम, सोशल डायमेंशन, ये क्या कर रहा है, पूरे समाज को एक साथ लेकर के चलने की बात कर रहा है। ये किसी पर्टिकुलर ग्रुप को, पर्टिकुलर कम्युनिटी को एक तरफा नहीं देख रहा है, एक तरफा नहीं सोच रहा, पूरे समाज की इसमें बात की जा रही है। अगले प्रश्न को अब हम देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है, यथास्थिति दृष्टिकोण, स्टेटस क्यू अप्रोच, उसको हम समझ लेते हैं क्या होता है। ये यथास्थिति दृष्टिकोण वह वैचारिक ढांचा है जो ये मानता है कि पर्यावरण और विकास की समस्याओं से निपटने के लिए मौजूदा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में बड़े बदलाव की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? ये क्या कह रहा है, यथास्थिति दृष्टिकोण की क्या कह रहा है, वह वैचारिक ढांचा है, एक तरीके से विचारों का ढांचा है जो ये मानता है कि पर्यावरण और विकास की समस्याओं से निपटने के लिए क्या जरूरी नहीं है, मौजूदा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में बड़े बदलाव की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसके अनुसार
तकनीकी सुधार और मौजूदा नीतियों में थोड़े फेरबदल के जरिए ही पर्यावरण संकट और संसाधनों की कमी को दूर किया जा सकता है। यह दृष्टिकोण आमूल चूल रेडिकल परिवर्तनों के बजाय क्रमिक और नियंत्रित सुधारों का समर्थन करता है, ताकि विकास की गति भी बनी रहे और व्यवस्था पर अधिक असर भी ना पड़े। देखो कहीं ना कहीं ठीक है ये बात भी कि देखो आप काट छांट तो कर सकते हो किसी चीज के अंदर आप, लेकिन अगर सोचो कि मैं इसको पूरा एक दिन में बदलाव ला दूं तो वो मुमकिन नहीं है। आप उसके अंदर एक तरीके से रिफाइनरी जनरेट करो, एक तरीके से रिफाइन करो चीजों को, मुद्दों को रिफाइन करो, पॉइंट्स को रिफाइन करो, वो पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे अब हम आते हैं। अगला जो प्रश्न है, वैश्विक सामूहिक धरोहर, ग्लोबल कॉमन्स। ग्लोबल कॉमन्स क्या है उसको हमें समझना। वैश्विक सामूहिक धरोहर, वैश्विक सामूहिक धरोहर ग्लोबल कॉमन्स से तात्पर्य उन संसाधनों और क्षेत्रों से है जो किसी एक देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, बल्कि पूरी मानवता की साझी संपत्ति होते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं, कुछ प्राकृतिक चीजें ऐसी हैं जो किसी एक के कंट्रोल में नहीं है, वो सबके लिए हैं और सबके साथ में है। ठीक है, उस पर कोई पूरी तरीके से अपना वर्चस्व नहीं दिखा सकता। इसके अंतर्गत क्या आता है? महासागर, वायुमंडल, अंटार्कटिका और अंतरिक्ष आते हैं। इन संसाधनों का संरक्षण किसी एक राष्ट्र की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसके लिए वैश्विक सहयोग और सामूहिक शासन, ग्लोबल गवर्नेंस की आवश्यकता होती है। देखो, जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष का किसी एक कंट्री का है या किसी एक राज्य का है या किसी एक देश का नहीं है, वो तो सबका है ना भाई। थोड़ा अंतरिक्ष मेरे पास भी है, मेरे आसमान के ऊपर भी है, थोड़ा अंतरिक्ष आसमान अमेरिका के पास भी है, थोड़ा अंतरिक्ष स्पेन के पास भी है। तो ये हमारे सबके अंतरिक्ष के चीजों को समझना और अंतरिक्ष की चीजें किसी भी तरीके से किसी भी वजह से ना बिगड़े, ये सबकी जिम्मेदारी में आता है, किसी एक पर्सन की जिम्मेदारी में नहीं आता। जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जैसी समस्याएं इन साझी संपदाओं को सबसे अधिक प्रभावित करती हैं, जिन्हें बचाना वैश्विक समुदाय का कर्तव्य है। देखो, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जैसे जैसे क्या होता है और इसके साथ में क्या हो रहा है, एक तरीके से जैसे हम देखते हैं भाई जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो अब उसके लिए जो मुद्दे बनेंगे, जो पॉइंट बनेंगे, वो क्या करेंगे, वो सबके लिए होने चाहिए। 1 मिनट में आया मैं जी। हाँ, क्या आपका आधार कार्ड ना है? आधार कार्ड नहीं, अच्छा, मैं लिखा हुआ ना। नहीं आधार कार्ड से पैसा निकलता है, आधार कार्ड बनाते हैं, न्यू नहीं बनाते। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करा। आगे ये क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का अर्थ और प्रभाव, मीनिंग एंड इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। देखो मेरे को इतना पसीना आ रहा है, असल में क्या है ना, मैं पंखा चलाता नहीं, इसीलिए मेरी शर्ट गीली हो जाती है पूरी। ठीक है, क्योंकि अगर मैं पंखा चलाऊंगा तो जहां पर ये मोबाइल है ना मेरे स्टैंड पे, वो मोबाइल हिलेगा बार बार और वीडियो सही नहीं बनती है। ठीक है, तो सिर्फ ये वजह है, इसलिए इतना पसीना आ जाता है और शर्ट पूरी भीग जाती है मेरी। ठीक है, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, कभी कुछ लोग सोचेंगे कैसे गीली हो जाती है शर्ट, उनकी क्लैरिफिकेशन देखो। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं जलवायु परिवर्तन का अर्थ और प्रभाव, मीनिंग एंड इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन से तात्पर्य पृथ्वी के दीर्घकालिक तापमान और मौसम के पैटर्न में होने वाले बदलाव से है। अब देखो, हमने जो पिछले प्रश्न में हमने समझा था कि भाई जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो वो एक किसी की जिम्मेदारी नहीं है, एक देश की जिम्मेदारी नहीं है, वो सबकी साझा जिम्मेदारी है। ठीक है, उसी से जुड़ा हुआ सवाल है ये, जिसका मुख्य कारण मानवीय गतिविधियां जैसे जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक प्रयोग और वनों की कटाई है। वनों की कटाई जो है वो सब जगह चल रही है, ऐसा नहीं है कोई एक सिंगल कंट्री नहीं है, सब जगह इसकी कटाई चल रही है। और लोग डेवलपमेंट के नाम पे और इन चीजों को मतलब के डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वनों की कटाई कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, एक तरीके से प्रकृति को तो नुकसान पहुंच रहा है ना। इसके प्रभावों में वैश्विक तापमान में वृद्धि, समुद्र के जल स्तर का बढ़ना, ग्लेशियरों का पिघलना और सूखे या बाढ़ जैसी चरम मौसमी घटनाएं शामिल है। ये कृषि उत्पादन, जल संसाधनों और तटीय बस्तियों को भारी नुकसान पहुंचाता है, जिससे जैव विविधता और मानव अस्तित्व पर गंभीर संकट पैदा हो गया है। जितनी भी जो ये जलवायु परिवर्तन चल रहा है, जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इससे क्या हो रहा है एक तरीके से कि ये आखिर में आएगा मनुष्य के ऊपर ही, लेकिन अपने प्रॉफिट के लिए, अपने फायदे के लिए लोग इसको नहीं समझ रहे हैं। जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, जिन्होंने अथॉरिटी दे दी है प्राइवेट कंपनीज को ये सब करने के लिए, उनकी वजह से ही ये सब हो रहा है। और आखिर में इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? आम आदमी के ऊपर ही इसका प्रभाव पड़ने वाला है। अगले प्रश्न पे अब हम चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, सतत विकास और खाद्य सुरक्षा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फूड सिक्योरिटी। खाद्य सुरक्षा का अर्थ सभी लोगों के लिए हर समय सक्रिय और स्वस्थ जीवन
के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता है। सतत विकास और खाद्य सुरक्षा एक दूसरे से गहरे जुड़े हैं। पारंपरिक कृषि पद्धतियां मिट्टी की उर्वरता और जल संसाधनों को नष्ट कर रही हैं। जो अभी की कृषि पद्धतियां हैं और जो मिट्टी के अंदर मिलने वाले उर्वरक हैं, जो चीजें हैं जो मिट्टी के अंदर पड़ रही हैं, उससे क्या हो रहा है, खाद्य सुरक्षा हमारी मतलब खराब हो रही है। खाद्य का जो भी आइटम हम खा रहे हैं ना, बहुत ज्यादा ही उसके अंदर मिलावट होने की वजह या उन चीजों से नुकसान होने की वजह यही है क्योंकि मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती जा रही है। और ये क्यों हो रही है, क्योंकि कीटनाशक ऐसे डाले जाते हैं उसके अंदर और काफी समय तक वो सब्जियां वो फल चल सकें उन पे इस तरीके के केमिकल यूज किए जा रहे हैं जिससे हमारे ऊपर ही वो चीजें नुकसान दे रही हैं। वो एकदम सडनली एकदम इम्पैक्ट नहीं दिखा रही पर धीरे धीरे उनका असर हमारे शरीर के ऊपर पड़ रहा है। सतत विकास के तहत ऐसी कृषि प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाता है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना दीर्घकालिक रूप से खाद्यान्न उत्पन्न बढ़ा सके। देखो अब ये जो है ना, फूड सिक्योरिटी, ये क्या कह रहा है, ये क्या चाहता है सतत विकास के तहत कि भाई ऐसी कृषि प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाए और ऐसी कृषि प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाता है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना दीर्घकालिक रूप से खाद्यान्न उत्पन्न बढ़ा सके। तो ये एक अच्छा एक वो है स्टेप है जो कि सतत विकास और खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। ठीक है, पहले इसके कुछ पॉइंट हम और देख लेते हैं। इसमें जैविक खेती, जल संरक्षण और गरीब व वंचित वर्गों तक भोजन की पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है। कुछ पॉइंट रह गए थे पिछले क्वेश्चन के, वो हैं। अब हम आखिरी क्वेश्चन पे आ गए हैं, सतत विकास में शिक्षा की भूमिका, रोल ऑफ एजुकेशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको हमें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, जब आपने ये क्लास ली है तो इंपॉर्टेंट सारे ही है, बट ये मोस्ट एक तरीके से कह सकते हैं कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका क्वेश्चन है, कॉन्स्टेंटली कई बार आया है। ठीक है, शिक्षा सतत विकास का एक शक्तिशाली माध्यम है। यह व्यक्तियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता, नैतिक मूल्य और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करती है। अगर शिक्षा होगी लोगों के अंदर, अगर शिक्षा होगी हर मनुष्य के पास, तो वो विकास को अच्छे से समझ पाएगा। ठीक है, वो सिर्फ हाल फिलहाल की चीजों को समझ बड़ा ना समझ करके ना वो लॉन्ग टर्म सोचने वाला बनेगा। ठीक है, कि अगर हम अभी एक सारी चीजें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएं, अपने फायदे के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचा दें, तो आगे चल करके ये हमारे लिए कितनी नुकसानदायक बन सकती है। सतत विकास के लिए शिक्षा ईएसडी लोगों को ये सिखाती है कि वे अपने दैनिक जीवन में ऐसे निर्णय लें जो पारिस्थितिकी तंत्र के अनुकूल हों। यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो गया, इकोसिस्टम, पूरे इकोसिस्टम के अनुकूल हों, ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं अगर हमारे पास शिक्षा है तो। अब मैं आपको ये सब समझा रहा हूँ, मैंने भी कहीं ना कहीं पढ़ा है, समझा है, अंडरस्टैंड हुआ है मेरे को, मैं इन चीजों को समझ पा रहा हूँ, तभी तो आपको भी समझा रहा हूँ ना। अगर आप भी अच्छी शिक्षा लोगे, अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, तो कल की डेट में कोई पेड़ पौधा कटने टूटने से पहले आप भी उसके लिए खड़े हो सकोगे। ठीक है, शिक्षा संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग जलवायु परिवर्तन के समाधान और सामाजिक समानता के प्रति संवेदनशीलता पैदा करती है। यह भविष्य के नागरिकों और नेतृकर्ताओं को जटिल वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम बनाती है। ठीक है, तो ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे इस सब्जेक्ट कोड के। ठीक है, बीपीएजी 174 के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करिए, पेज को सब्सक्राइब फॉलो करिए, और अगर आपको और भी कोई क्लास चाहिए उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप जो कहेंगे मैं वो क्लास रेडी करूंगा, जिस विषय पे बोलेंगे उस विषय पे क्लास रेडी करूंगा। अपना प्रेम बनाए रखिए, प्लीज वीडियो को हमारी ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करिए। थैंक यू सो मच।